हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लास 10 पर। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि जो आपके इतिहास का पहला चैप्टर है दोस्तों, कक्षा 10 का। वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो 85% प्लस है। तो पहले हम दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले आइए हम जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के, जो कि आपका दोस्तों 2 अंकों का पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो है उदारवाद से क्या आशय है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उदारवाद का अर्थ है स्वतंत्र या आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबर। इस प्रकार आप उदारवाद का अर्थ लिख देंगे, यानी कि उत्तर लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आप प्रश्न दूसरा जो है, हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न ये दोस्तों। तो आप इस प्रकार दूसरा जो प्रश्न है वो है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप निरंकुशवाद का परिभाषा लिख देंगे दोस्तों। और तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसको हमने देखा। अब आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल 3 अंक का पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षक मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी यानी किसकी, मध्यम वर्गों और छात्राओं उन शिक्षकों के लिए उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में फैलाना शुरू कर दी थी। तभी जो है दोस्तों फ्रांस में जो है सबसे पहले क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। अब दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आप इस प्रकार लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह प्रश्न है मरियान क्या है और यह किस देश की प्रतीक थी। यानी कि मरियान से आप क्या समझते हैं, किससे प्रतीक थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, जिनमें मरियान सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। मरियान, ठीक है, फ्रांसीसी कलाकारों ने सहारा लिया था। इसी प्रकार आप उत्तर लिखेंगे दोस्तों कैसे। यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है जो कि फ्रांस के लोगों ने अपना स्वतंत्रता के नारी को यही क्या दिया था, नाम दिया था दोस्तों, यही नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचारों की प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी व कलगी थे। मरियान की प्रतिमाएं कई चौराहों पर लगाई जाती थी ताकि लोगों को इसकी याद आती रहे और अपना लोग तालमेल बनाए रखें। यानी कि यदि याद आती रहे कि ताकि जो लोग हैं झगड़ा उगड़ा ना करें। ठीक है दोस्तों, और अगला जो है आपका वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है दोस्तों आपका 6 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है इटली के एकीकरण या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों का अर्थ एक ही होगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020, 22 और 21 में पूछा गया है, 2024 में आने की संभावना है दोस्तों। तो आप इस प्रकार पहले उत्तर डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण प्रारंभ हुआ जो निम्न है। इस प्रकार आप उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इस समय इटली के अनेक वंशागत राज्यों एवं हैंसबर्ग में बिखरा हुआ था। इटली क्या है दोस्तों, अनेक वंशागत और अनेक राज्यों में बिखरा हुआ था। इस प्रकार दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अर्थात अनेक स्थानों पर इसके
इनके या इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपनाएंगे। 1830 में मैत्सनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए उसने सबसे अधिक प्रयास किया। उसने यंग इटली नाम संगठन भी स्थापित किया था। किसने यंग इटली संगठन किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो जोसेफ मैत्सनी ने किया था। यह भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो दोस्तों वो है सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ में हुए आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच कूटनीति संधि भी की थी। किसने की थी दोस्तों? तो प्रधानमंत्री काबूर ने, यानी कि इटली के कहाँ का सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था कौन? काबूर। और जो है पांचवा दोस्तों आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। 1829 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों ने भी भाग लिया था। ठीक है। 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। किसान यानी कि वहाँ के स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। सन 1861 में विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और सन 1870 में यह एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। तो ये जो दोस्तों आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ये पहला चैप्टर था जो कि हर साल पूछा जाता है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।